नमस्कार। आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी अग्नि परीक्षा। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पार्क में बहुत कम लोग थे। साकेत और देविका बारिश से बचने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनों की ही आंखों में भविष्य के सपने जगमगा रहे थे। साकेत चंद पलों तक देविका की आंखों में झांकता रहा। उसके बाद उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। देविका के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना सिर साकेत के कंधों पर टिका दिया। साकेत ने अपने दाहिने हाथ से देविका के सिर को सहलाया, फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर उसके गालों पर चुंबन अंकित कर दिया। देविका की पलकें लाज से बोझिल हो उठीं और होंठ कँपाने लगे। साकेत ने उसके चेहरे पर छाई रक्तिम आभा को निहार, फिर अपने होंठ उसके अधरों की ओर बढ़ाए। अभी नहीं। देविका ने अचानक अपनी हथेली को होठों पर रख लिया और छिटक कर दूर हो गई। क्या हुआ? साकेत ने पूछा। यह ठीक नहीं है, देविका ने कहा। क्या ठीक नहीं है? साकेत ने देविका को अपने करीब खींचते हुए कहा। सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कल तुम्हारे मम्मी डैडी आ रहे हैं, परसों हमारी मंगनी है। अब मैं कोई पराया नहीं रहा। मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं माना, लेकिन शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है। देविका खड़ी हो गई और कपड़े झाड़ते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए, वरना देर होने पर वार्डन नाराज होगी। साकेत बिना कुछ कहे पार्क के गेट की ओर चल दिया। देविका ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन साकेत ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चलता रहा। पार्क के बाहर साकेत की कार खड़ी थी। देविका के बैठते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर तनाव छाया हुआ था। बिना कुछ कहे वह कार ड्राइव कर रहा था। देविका से साकेत की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। उसने तेज स्वर में साकेत से कहा, साकेत, कार रोको। अब क्या हुआ? साकेत ने झल्लाते हुए ब्रेक लगा दिए। मेरा सब कुछ तुम्हारी ही अमानत है, लेकिन शादी से पहले वर्जनाओं को तोड़ना उचित नहीं है। तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझती? अगर तुमको लगता है कि यह ठीक है तो लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो, मैं ना नहीं करूँगी। देविका ने अपने सिर को सीट से टिकाते हुए आंखें बंद कर लीं। साकेत ने देविका के चेहरे की ओर देखा। उसके होंठ थरथरा रहे थे और पलकों की कोर से आंसुओं की धार बह निकली थी। साकेत ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कांपते स्वर में बोला, देविका, मुझसे भूल हो गई। तुम बिल्कुल सही हो। हमारा समाज शादी से पहले इन सबको गलत मानता है, और फिर हमारी शादी भी जल्दी ही होने वाली है। मुझे तुमसे यह सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह तुम क्या कह रहे हो? देविका का स्वर भी कांप उठा। वही जो सच है। साकेत ने देविका के हाथों को चूमा, फिर उसे मजबूती से थपथपाते हुए बोला, अब तक मैं तुमसे केवल प्यार करता था, लेकिन अब उसमें श्रद्धा भी शामिल हो गई है। साकेत। देविका ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाते हुए साकेत की ओर देखा। हाँ देविका। साकेत ने उसे आश्वस्त किया। उसकी आंखों में प्यार का सागर लहरा रहा था। आई लव यू साकेत। आई लव यू देविका। साकेत के हाथों को चूमने लगी। मेम साहब, यह सड़क है, लोग हमारी लव स्टोरी को देख रहे हैं, साकेत ने टोका, तो देविका ने हड़बड़ाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। साकेत ने एक बार फिर कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर छाया तनाव समाप्त हो चुका था और उसके स्थान पर एक अजीब सी तृप्ति के भाव छाए हुए थे। देविका को उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद वह अपनी कोठी में आ गया। साकेत के पिता संदीप चौहान शहर के जाने माने व्यापारी थे। एक बहुत बड़ी शानदार कोठी में रहते थे। साकेत MBA फाइनल ईयर का छात्र था। देविका उसकी सहपाठिनी थी। कॉलेज में हुई पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। साल बीतते बीतते दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। कुछ दिनों पहले साकेत ने देविका की मुलाकात अपने मम्मी डैडी से करवाई थी। उन्होंने पहली नज़र में ही बेटे की पसंद को पसंद कर लिया। देविका के पापा जयेश कुमार और मम्मी ज्योति
बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। संदीप चौहान ने उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन दोनों से बात की तो वे भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। देविका ने उन्हें साकेत और उसके परिवार के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा था। दोनों परिवार की रजामंदी से सगाई की तारीख निर्धारित हो गई। सुबह की फ्लाइट से जयेश कुमार और ज्योति यहाँ आ गए थे। वे लोग किसी अच्छे होटल में रुकना चाहते थे, लेकिन साकेत की मम्मी सारिका उन्हें ज़बरदस्ती अपनी कोठी में बने गेस्ट हाउस में लिवा लाईं। उन्होंने देविका को भी वहीं बुलवा लिया था। थोड़ी ही देर में दोनों परिवार ऐसा घुल मिल गए जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। सारिका ने बाजार जाकर देविका को अपनी पसंद की साड़ी और जेवर दिलवाए। वे अपनी चांद जैसी बहू को चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत देखना चाहती थीं। साकेत की मम्मी डैडी का प्यार देखकर देविका निहाल हुए जा रही थी। संदीप चौहान ने मंगनी की पार्टी शहर से 25 किलोमीटर दूर अपने होटल पर रखी थी। अगले दिन शाम 5 बजे एक बड़ी गाड़ी से सभी लोग होटल की ओर चल दिए। सभी बहुत खुश थे। शहर खत्म होते ही गांव का रास्ता शुरू होता था, जिसमें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। अचानक एक मोड़ पर ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारे। क्या हुआ? साहब, वह सड़क पर कोई आदमी पड़ा है, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, घने पेड़ों के बीच से 4 आदमियों ने निकलकर गाड़ी को घेर लिया। सभी के हाथों में रिवॉल्वर चमक रहे थे। इस बीच सड़क पर पड़ा आदमी भी उठकर खड़ा हो गया था। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? संदीप चौहान ने कांपते स्वर में पूछा। हम कौन हैं, ये जानकर क्या करोगे? एक लुटेरा हल्का सा हंसा, फिर सख्त स्वर में बोला, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। वह लुटेरा सबका सरदार मालूम पड़ रहा था। संदीप चौहान, जयेश कुमार और साकेत ने अपने अपने पर्स निकालकर उन्हें सौंप दिए। उसने पर्स अपने साथियों की ओर उछाल दिए, फिर ज्योति और सारिका की ओर रिवॉल्वर लहराते हुए गुर्राया, चलो तुम लोग भी अपने जेवर उतारो। दोनों ने हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरे का सेट पहन रखा था। उन्हें उतार कर लुटेरे को पकड़ा दिया। देविका के गले में हल्की सी चैन और कानों में टॉप्स थे। उसने भी बिना कुछ कहे उन्हें उतार दिया। उस लुटेरे के इशारों पर उसके साथियों ने सबकी तलाशी ली तो करीब 45,000 रुपये और मिल गए। उन्हें आंखों में तोलते हुए एक लुटेरे ने कहा, उस्ताद, मज़ा नहीं आया, इतनी मेहनत की और कोई ख़ास माल हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं, इस खास माल को लिए चलते हैं, पूरा मज़ा आ जाएगा। उस लुटेरे ने कहा लगाते हुए देविका की कलाई थाम ली। ए मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। जयेश कुमार चिल्ला पड़े। चुप! उस लुटेरे ने रिवॉल्वर जयेश कुमार के मुंह में घुसा दिया और दांत भींचते हुए बोला, अगर किसी ने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। देविका रोती चिल्लाती रही, लेकिन लुटेरों ने उसे ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया। जब वे उसे जंगल की ओर घसीटने लगे तो उसे एक उपाय सूझा। वह सिसकते हुए बोली, तुम सारे पुरुष जालिम होते हो, मुझ जैसी एड्स की मरीज पर भी जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रहे हो। ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। एड्स? उस लुटेरे की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उसने घबराकर देविका की कलाई छोड़ दी। तुम्हें एड्स है? दूसरे लुटेरे ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। हाँ, साल भर पहले तुम जैसी ही किसी मेहरबान ने यह तोहफा दिया था जिसे मैं ढो रही हूँ। चाहो तो तुम मेरा दुख बांट सकते हो। देविका ने सिसकियाँ भरते हुए कहा। नहीं, वह लुटेरा घबराकर पीछे हट गया। चारों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ओर देखा और फिर देविका को वहीं छोड़कर घने जंगल में घुस गए। देविका तीर की तरह जयेश कुमार की ओर लपकी। उन्होंने उसे गले से लिपटा लिया, फिर उसका माथा चूमते हुए बोले, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। पापा खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। देविका फफक पड़ी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम बच गईं। ज्योति ने भी देविका के ऊपर आशीर्वादों की बौछार कर दी।
साकेत सामने आया। मम्मी का हाथ छोड़ देविका साकेत के सीने से लिपटकर रो पड़ी। उसके आंसू साकेत की कमीज भिगोने लगे। बिना कुछ कहे वह देविका की पीठ सहलाने लगा। यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी संदीप चौहान का गंभीर स्वर गूंजा। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। रंग में भंग होने से वातावरण काफ़ी गंभीर हो गया था। सभी खामोश बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। 10 किलोमीटर का बचा हुआ सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था। सबका सामान दूसरी गाड़ी से पहले ही होटल पहुंच चुका था। देविका और उसके मम्मी पापा का सामान एक कमरे में रखवा दिया गया था। वे लोग तैयार होने के लिए उसमें चले गए। संदीप चौहान ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त तैयारी की थी। पूरा होटल रंगीन रोशनी से नहा रहा था। लॉन में लगाए गए खूबसूरत फव्वारों से रोमानियत कुछ और बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में मेहमान पहुंचने लगे, जिसे गहमा गहमी शुरू हो गई। होटल लोगों के कहकों से गूंजने लगा। देविका को जैसे नई जिंदगी मिली थी, इसीलिए ज्योति उसे अपने हाथों से तैयार कर रही थी। उनकी आंखों में बेटी के लिए स्नेह उमड़ पड़ा था। तैयार करने के बाद उन्होंने देविका की ओर देखा। वह किसी अप्सरा सी खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए, ज्योति ने मुस्कुराते हुए हेयर क्लिप से छुआकर देविका के माथे पर काजल का हल्का सा टीका लगा दिया। ज्योति, बाहर खामोशी सी क्यों छा गई है? तभी जयेश कुमार ने आशंकित स्वर में कहा। हाँ, अभी तक तो काफ़ी शोरगुल था, लेकिन अचानक सभी चुप हो गए हैं। देखिए ना, क्या बात है? ज्योति का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। जयेश कुमार कमरे से बाहर निकले। साकेत के परिवार और 2-4 नौकरों के अलावा उन्हें और कोई नहीं पहचानता था। उन्होंने इधर उधर देखा। हॉल में मेहमानों की भीड़ जमा थी और सभी धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। भाई साहब, क्या बात हो गई है? जयेश कुमार ने आगे बढ़कर एक आदमी से पूछा। पार्टी कैंसिल हो गई है, उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? जयेश कुमार का कलेजा मुंह को आ गया। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उस आदमी के चेहरे पर भी खिन्नता के चिन्ह उभर आए थे। जयेश कुमार का दिमाग चकराने लगा। उन्होंने दीवार का सहारा ना लिया होता तो शायद गिर ही पड़ते। चंद पलों बाद उन्होंने अपनी उखड़ी सांसों को नियंत्रित किया और पास गुजर रहे एक नौकर से पूछा, संदीप साहब कहाँ हैं? उस कमरे में। नौकर ने एक कमरे की ओर इशारा किया और तेजी से आगे बढ़ गया। जयेश कुमार लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे की ओर बढ़े। आधा रास्ता तय करने के बाद कुछ सोचकर वे रुक गए और अपने कमरे की ओर लौट पड़े। क्या हुआ? ज्योति ने पति के उतरे हुए चेहरे को देखते हुए पूछा। तुम 1 मिनट के लिए बाहर आओ। जयेश कुमार ने दरवाजे पर खड़े खड़े इशारा किया। ज्योति के बाहर आते ही वो कांपते स्वर में बोले, सगाई की पार्टी कैंसिल हो गई है। किस लिए? ज्योति का सर्वांग कांप उठा। शायद आने वाले खतरे का उसे आभास हो गया था। पता नहीं, चलो समधी साहब से पूछते हैं। जयेश कुमार हताशा से भर उठे। मन में आशंकाओं का तूफान लिए दोनों संदीप चौहान के कमरे की ओर बढ़े। वहाँ संदीप चौहान, सारिका और साकेत सोफे पर बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर तनाव छाया हुआ था। जयेश कुमार और ज्योति को देखकर किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? जयेश कुमार ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। गलती आपसे नहीं, बल्कि आपकी बेटी से हुई है, संदीप चौहान ने धीमे स्वर में कहा। कैसी गलती? जयेश कुमार का स्वर मुझे दिए सा कांप उठा। उसने सबके सामने कबूला था कि उसे एड्स है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कैसी गलती? सारिका का चेहरा तमतमा उठा। लेकिन बहन जी, उस बेचारी ने तो खुद को बचाने के लिए झूठ बोला था। ज्योति ने बात संभालने की कोशिश की। कौन जाने सच क्या है? संदीप चौहान ने गहरी सांस भरी, फिर सख्त स्वर में बोले, ड्राइवर ने अब तक दूसरे नौकरों को पूरा किस्सा बता दिया होगा। थोड़ी ही देर में पूरे शहर में खबर फैल जाएगी। इस बदनामी के बोझ को लाद कर तो हम यह रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन इस बदनामी से तो
मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थीं उसके आप स्वयं साक्षी रहे हैं। उसने तो अपनी अक्लमंदी से अपनी ज़िंदगी और हम सब की भी इज्जत बचाई है। उसे इस तरह मत ठुकराइए। जयेश कुमार का स्वर भर्रा उठा और उन्होंने संदीप चौहान के आगे अनुनय करते हुए अपने सर की पगड़ी उनके पैरों की ओर बढ़ाई। रुक जाइए डैडी, मेरी खातिर खुद को इतना छोटा मत बनाइए। तभी देविका ने पीछे से आकर उन्हें थाम लिया। कमरे के बाहर से ही उसने सारी बातें सुन ली थीं। मदद की आस से उसने साकेत की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो तो प्रतिक्रियाहीन सा ही बैठा रहा। देविका ने एक गहरी सांस भरी, फिर संदीप चौहान की ओर मुड़ते हुए बोली, अंकल, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं अपना HIV टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। उससे क्या होगा? अग्नि परीक्षा तो सीता ने भी दी थी, फिर भी लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ था। हम तो मामूली लोग हैं, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? हमें तुम माफ़ी कर दो। सारिका ने जैसे दो टूक फैसला सुनाया। अपमान और बेबसी से देविका की आंखें भर आईं। मदद की आस में उसने साकेत की ओर दोबारा नज़र उठाई, पर वो खामोश ही बैठा रहा। साकेत की खामोशी पर देविका को बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह सधे कदमों से आगे बढ़ी और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, साकेत, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी मेरी पवित्रता पर भरोसा नहीं है? मम्मी डैडी ने मुझे पाला पोसा है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। साकेत ने आंखें झुका ली। वह देविका की आंखों की ताप सह ना सका। तो क्या तुम्हारी कस्में और प्यार के वादे झूठे थे साकेत? देविका के स्वर में कंपन था। कुछ भी झूठ नहीं था, मगर मैं जानबूझकर तो गलती नहीं कर सकता। साकेत झल्लाते हुए खड़ा हो गया। गलती? अपमान और पीड़ा से देविका का स्वर भीग गया। उसे अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके कानों ने सुना है वो सच नहीं है। और साकेत अभी उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार भरे स्वर में कहेगा कि मेरा तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन सच तो अपनी पूर्ण प्रचंडता के साथ सामने खड़ा था। वह चंद पलों तक साकेत के चेहरे को अपलक देखती रही और तोलती रही, फिर अचानक फट पड़ी। तुम पुरुष हर युग में एक जैसे ही रहे हो, सीता हो या अहिल्या, परीक्षा हमेशा नारी को ही देनी पड़ती है, फिर भी वह शापित ही रहती है। लेकिन मिस्टर साकेत चौहान, अब जमाना बदल चुका है। यदि मुझे वनवास मिला तो मैं उसे अकेले नहीं भोगूंगी, तुम्हें भी मेरे साथ वनवास भोगना होगा। शोर सुनकर दरवाजे पर मेहमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। देविका ने उन पर एक उचटती हुई निगाह डाली और फिर सारिका की ओर मुड़कर चीखते हुए बोली, मुझे एड्स है आंटी, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि मुझे यह उपहार किसने दिया है? सारिका को कोई जवाब नहीं सूझा। उन्हें देविका के इस रूप की कल्पना ही नहीं थी। देविका ने घृणा भरी दृष्टि से साकेत की ओर देखा, फिर उसकी ओर हाथ उठाकर चीख पड़ी, मैं तो गंगा की तरह पवित्र थी, लेकिन आपके इस लाडले ने मेरे साथ मुंह काला किया है। मैं आज जो कुछ हूँ इसी के कारण हूँ। मुझे एड्स का तोहफा इसी ने दिया है। देविका! साकेत को साफ सूंघ गया। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने सरे बाजार नंगा कर दिया हो। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपना भावना शून्य चेहरे को लेकर देविका पीछे पलटी और जयेश कुमार का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा चलिए यहाँ से। पत्थर की इन मूर्तियों के बीच हमारा कोई काम नहीं। बेटी के सधे कदमों को देख जयेश कुमार के डगमगाते कदम संभल गए। उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी का हाथ मजबूती से थामा और कमरे से बाहर निकल पड़े। वहां आए सारे मेहमान भी एक एक कर अपने घर की तरफ रुख करने लगे। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। साकेत भी हतप्रभ सा खड़ा अपने प्यार को खोकर ठगा सा महसूस कर रहा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।